आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट सब यूनिट, जिसमें हमें ये कवर करना है कि सिल्कवर्म सीड प्रोडक्शन और किस तरह से हम उसकी सिलेक्शन वगैरह कर सकते हैं, रेसिस वगैरह के बारे में जान सकते हैं। तो क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं कि किसी भी सिल्कवर्म सीड को लेने से पहले। तो सीडवर्म सिल्क एक्चुअली में क्या होता है कि ये मतलब होते हैं एग होते हैं, जिनको हम किस लिए लेते हैं कि अपनी सिल्कवर्म इंडस्ट्री के लिए लेते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेते हैं। तो सबसे पहले सिल्कवर्म जो सीड प्रोडक्शन है, ये सबसे पहला इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ग्रेनेज का। ग्रेनेज वो जगह होती है जहाँ पे ये सिल्क सीड रखे जाते हैं। देन उसके बाद अब सिल्क सीड तो हम ले रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, डिजीज़ फ्री होना चाहिए एंड इम्प्रूव सेरीकल्चर को में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करे वो सेरीकल्चर को जो हम क्या कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डिज़ीज़ का एक बहुत बड़ा थ्रेट रहता है इन मतलब एग्स वगैरह को। तो इसमें से सबसे जो मानी जाती है जो डिज़ीज़ है वो पेब्राइन डिज़ीज़ है, सबसे डेंजरस डिज़ीज़ है इसकी। तो हमें लेने से पहले इस तरीके के जो मतलब एग्ज़ामिनेशन वगैरह हैं या मतलब कोई भी मेथड वगैरह हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह हैं, तो हमें वो प्रॉपर्ली चेक करनी चाहिए। देन उसके बाद हमें सीड की परचेजिंग वगैरह करनी चाहिए। उसके बाद जब हम ग्रेनेज ऑपरेशन वगैरह कर रहे हैं, तो हमारे जो टूल्स वगैरह होते हैं या रूम्स वगैरह होते हैं जहाँ पे हमने सीड्स वगैरह रखे हुए होते हैं, तो वो क्या होने चाहिए, स्टीरलाइज होने चाहिए, मतलब साफ़ सफाई वाले होने चाहिए, हैंड वॉश किए हुए होने चाहिए। टेक्निकल टूल को अच्छी तरीके से स्टीरलाइज किया होना चाहिए, जिससे डिज़ीज़ होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस ना रहे। तो ये कुछ क्या हैं कि मेथड हैं जिनको हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं कि अपनी जो सिल्क सीड है उसको डिज़ीज़ फ्री कर सकते हैं। देन उसके बाद सिलेक्शन ऑफ सीड रेसिस के हम सिलेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वो डिज़ीज़ फ्री होना चाहिए और हाई क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा गुड क्वालिटी सीड ही गुड सीड ऑर्गेनाइजेशन को बताती है कि मतलब अगर आप अच्छे तरीके से अच्छी गुड क्वालिटी का सीड ले रहे हो, तो आपके जो सेरीकल्चर होगा वो अच्छा होगा। और इम्पॉर्टेंट और आपका एक जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको क्या होगी, डेवलप होने में क्या होगी, बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो इसी के बेसिस पे हम ये जो सीड होते हैं हम दो तरह के देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ रिप्रोडक्टिव सीड, देन सेकंड वन इज़ कमर्शियल सीड और इंडस्ट्रियल सीड। तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्टिव सीड के बारे में देखते हैं। रिप्रोडक्टिव सीड वो सीड होते हैं जो क्या मेंटेन करके रखते हैं, रेशियल प्योरिटी को मेंटेन करके रखते हैं, मतलब रेसिस को मेंटेन करके रखते हैं, एग्स की पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखते हैं। तो हम इनको कमर्शियल के लिए नहीं ले सकते, और इससे जो पैदा होने वाले एग्स हैं हम उनको आगे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, एज ए कमर्शियल के लिए यूज़ कर सकते हैं, एज ए इंडस्ट्रियल के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो सेरीकल्चरिस्ट होता है वो उससे कोकोन वगैरह क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। देन उसके बाद जो ये सीड से रिप्रोडक्टिव सीड हैं, ये क्या करते हैं, ब्रीडिंग सीजन सेंटर होते हैं जिनको हम ब्रीडिंग स्टेशन कहते हैं, जैसे P4, P3, P2 इनके ये नाम हैं। तो इनमें क्या करवाते हैं, इनकी रिप्रोडक्शन करवाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी नंबरिंग को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। देन उसके बाद इंडस्ट्रियल की हम बात करते हैं। तो इंडस्ट्रियल में सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो इंडस्ट्रियल सीड हैं या कमर्शियल सीड हैं, ये किससे हम लेते हैं, रिप्रोडक्टिव सीड से लेते हैं। क्योंकि अगर आप ले रहे हो तो आपका जो रिप्रोडक्टिव सीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई होना चाहिए, और उसी की वजह से आपका जो सेरीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है या इंडस्ट्री है वो क्या हो सकती है, उसकी डेवलपमेंट हो सकती है। तो उसके बाद ये है कि ये जो रेस ब्रीडिंग स्टेशन हैं ये मेंटेन कौन करता है, गवर्नमेंट मेंटेन करती है। इसके लिए सेंटर बनाए होते हैं, सेंटर होते हैं जो ग्रेट पेरेंट या जिनको हम ग्रैंड पेरेंट P4, P3, तो इनके बेसिस पे मतलब ये हम नाम रखते हैं इनके। तो ये क्या करवाते हैं कि इनकी ये ब्रीडिंग करवाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं, प्रोडक्शन को तेज़ करते हैं। कहाँ पे करते हैं, ब्रीडिंग सेंटर में करते हैं। तो नॉर्मली हमने देखा था कि जो सीड होते हैं वो बाई वोल्टाइन होते हैं, मल्टी वोल्टाइन होते हैं, ट्राई वोल्टाइन होते हैं। तो इसमें हर किस्म के पाया जाता है मल्टी वोल्टाइन मीन्स 3 टायर सिस्टम होता है। इसमें 3 टायर सिस्टम में मतलब ये क्या करते हैं कि साल में 3 बार क्या करते हैं,
क्या करते हैं कि क्या कहते हैं अपनी जो लाइफ साइकिल है वो क्या करते हैं उनकी कंप्लीशन करवाते हैं। कौन करवाती है? ये ब्रीडिंग सीज़न करवाते हैं। देन उसके बाद आप देख सकते हो कि नॉर्मली जो मल्टी वोल्टाइन सिस्टम है वो बाई वोल्टाइन सिस्टम है, एंड रेयरली वोल्टाइन सिस्टम है वो क्या है? 4 टायर सिस्टम है। 4 टायर सिस्टम या 3 टायर सिस्टम मीन्स अगर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है वो भी क्या रिप्रोडक्शन करेगा, देन ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है वो भी क्या करेगा? सीड की प्रोडक्शन करेगा। तो हम इस हिसाब से 4 टायर 3 टायर हम उसको क्या कह सकते हैं। तो उसके बाद इसके लिए कुछ हाइब्रिड वगैरह का यूज़ किया जाता है जिनको हम फाउंडेशन हाइब्रिड कहते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो हाइब्रिड होगा उसकी जो क्वालिटी होगी अच्छी होगी, उसका जो ब्रीडिंग पैटर्न होगा वो अच्छा होगा, ब्रीडिंग नंबरिंग जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो उसको क्या करती है गवर्नमेंट एजेंसी, और गवर्नमेंट क्या करती है? मेंटेन करके रखती है। किसमें? ग्रेनेज में करती है, जहाँ पे पेरेंटल रेसेस की प्रोडक्शन प्रोड्यूस की जाती है, मतलब मेंटेन की जाती है, और उसी से आगे वगैरह की प्रोडक्शन की जाती है। देन उसके बाद सिलेक्शन ऑफ सीड रेयर। सिलेक्शन ऑफ सीड रेयर में ये होता है कि इसके लिए सबसे पहले टेक्निकल स्किल चाहिए, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल स्किल चाहिए इसके लिए। और सीड का जो कोकोन है वो मस्ट भी हेल्दी होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए। उसके बाद जो उसका रेशियल करैक्टर है वो प्रिजर्व होना चाहिए। देन उसके बाद इसके लिए साइंटिफिक नॉलेज होना ज़रूरी है। ग्रेनेज ऑपरेशन के लिए या फिर सिल्क रेयरिंग के लिए साइंटिफिक नॉलेज होना ज़रूरी होना चाहिए। और जो मतलब सीड वर्म्स हैं वो क्या होने चाहिए कि एक तो प्योर फॉर्म में होने चाहिए, और दूसरा जो डिजीज़ फ्री होने चाहिए। इसी से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएगी? इम्प्रूव हो पाएगी। देन उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर हैं सीड कोकोन के। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि उसके जो मतलब सीड कोकोन की जो प्रोडक्शन है वो आइडियल कंडीशन में होनी चाहिए, फ्री डिजीज़ होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट ज़्यादा ज़रूरी है फ्री डिजीज़ होनी चाहिए, और हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। देन उसके बाद देन उसके बाद रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होनी चाहिए कि रेशियल करैक्टर में होनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होनी चाहिए? उसकी प्रोडक्शन तेज़ होनी चाहिए। उसके बाद कुछ और भी स्टैंडर्ड हैं जिनको सीड प्रिपरेशन के लिए जो हम क्या करते हैं नॉर्मली देखते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस देते हैं बिफोर परचेजिंग सीड कोकोन। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं? परचेज़ करते हैं। तो परचेजिंग कोकोन जब हम करते हैं तो हमें क्लोजली इसलिए वॉच करना चाहिए हर एक स्टाफ, हर एक स्टेप को, सर्टिफिकेट एफिलेटेड को, इंस्पेक्शन कार्ड को हमें उसको क्या करना चाहिए? अच्छे से देखना चाहिए। देन उसके बाद उसके गट की एग्ज़ामिनेशन करनी चाहिए, प्यूपा के गट की एग्ज़ामिनेशन करनी चाहिए। देन उसके बाद सीड को देखना चाहिए कि क्या वो डिज़ीज़ फ्री है, स्पेशली पेब्राइन डिज़ीज़, क्योंकि ये मोस्टली डेंजरस डिज़ीज़ होती है कि इस सीड मतलब सिल्कवार्म के लिए। देन उसके बाद अगर स्लाइडली सी भी हमें पेब्राइन डिज़ीज़ के कुछ सिम्टम वगैरह मिलते हैं, कुछ निशानात मिलते हैं, तो हमें वो क्या करना चाहिए? सीड को क्या करना चाहिए? रिजेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसको लेके जाएंगे आगे तो वो हमारी क्या कर सकता है कि हमारी जो मेहनत की हुई है उस पर उसको बर्बाद कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो डिज़ीज़ स्प्रेड करेगा। देन उसके बाद कोकोन को उसके बाद जो सीड क्रॉप है उसको मतलब आइडियल न्यूट्रिशन वगैरह चेक करनी चाहिए मलबरी लीफ पे। उसके बाद उसकी जो सीड गए उसके सर्वाइवल ग्रोथ जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा गुड होनी चाहिए। उसके बाद वो जो मतलब कोकोन है उसका जो वेट होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, नॉर्मली होना चाहिए। देन उसके बाद जो प्यूपेशन रेट है वो हाई होनी चाहिए। उसके बाद अगर हैवी प्यूपेशन वेट है, मतलब प्यूपा का ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा वेट है, तो हमें वो उस किस्म का जो प्यूपा है वो लेना नहीं चाहिए। उसके बाद कुछ और देखते हैं हम मतलब कुछ मतलब गाइडलाइंस जिनको हम देख के क्या कर सकते हैं प्यूपा की देख सकते हैं। तो उसके बाद रेट फिक्स होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। देन उसके बाद हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि ख़रीदने से पहले रेसिस के करैक्टर हमें पता होने चाहिए, किस किस रेसिस से ये बिलोंग करता है, किस क्या क्या मतलब इसकी लाइफ साइकिल किस तरीके से कंप्लीट होती है, हमें ये गाइडलाइन सारी पता होनी चाहिए। देन उसके बाद जो हम परचेज़ कर रहे हैं कोकोन वगैरह वो डिज़ीज़ फ्री होना चाहिए। उसके बाद क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, डिटेल क्वालिटी कोकोन की होनी ज़रूरी है, रेसिस वगैरह, स्पिनिंग वगैरह, कॉस्ट, टोटल अमाउंट पेड, तो इन सब का हमें मार्केट वैल्यू वगैरह हमें सब रिकॉर्ड का
क्या होनी चाहिए, ख़रीदने से पहले मतलब इनका क्या होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। देन उसके बाद सिलेक्शन ऑफ सीड को कौन सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं, तो ये होता है कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता है जिसको हम डिटेक्ट करते हैं कि क्या मतलब जो सीड को कौन है उसमें कोई डिज़ीज़ वगैरह तो नहीं जो पाई जाती, स्पेशली पेब्रिन डिज़ीज़। पेब्रिन डिज़ीज़ तो हमने क्या करना है कि हमने 20 पीपल का क्या करना है, कलेक्ट करना है। देन उसके बाद उसकी क्या करनी है, एग्ज़ामिनेशन करनी है, जिसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन। तो प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन में 2 टाइप होती हैं। सबसे पहले पीपल गार्ड की एग्ज़ामिनेशन, देन उसके बाद उसको मतलब उनमें ये देखना चाहिए कि उसके गाट में पेब्राइन के स्पोर्स वगैरह की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ना हो। तो उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि टेम्परेचर को लेके देखना चाहिए क्या वो 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देन उसके बाद हमने स्पोर वगैरह को भी देखना है। उसके बाद हमने ये देखना है कि एक मिनट जस्ट वेट, हमने ये मतलब आइडेंटिफिकेशन करनी है कि उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर हमें कभी भी हमें ये दिखाई दे कि उसके गाट में क्या है, पेब्रिन डिज़ीज़ के क्या हैं कुछ सिम्टम वगैरह पाए गए तो हमें उसको नहीं लेना चाहिए। देन उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, डिज़ीज़ फ्री होनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में आती हैं, फर्स्ट वन इज उसकी पीपल कट की एग्ज़ामिनेशन, देन उसके बाद उसकी क्वालिटी और डिज़ीज़ फ्री होना चाहिए। तो इसके साथ हमने ये कंप्लीट किया सीड। तो कल हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रोसेसिंग ऑफ सीड किस तरीके से की जाती है, प्रिजर्वेशन ऑफ सीड किस तरीके या प्यूपेशन की, देन सेक्स सेपरेशन। तो उसके बाद ये जो हमारा सब यूनिट है ये हो जाएगा कंप्लीट। देन उसके बाद हमें एक ही सब यूनिट बचेगा, उसमें डिजीज़ हैं तो वो हम पढ़ लेंगे। तो तब तक आप इसको अच्छे से देखिए, अगर कहीं से समझ ना आए तो आप मेरे से बार बार पूछिए। इसकी जो PDF है मैं आपको लेक्चर कंप्लीट होने के बाद पूरे यूनिट की आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा।